बिंदास है, बेबाक है। आज की औरतें खुद ही को खुद बुलंदियों तक पहुंचा रही है। इसी चहकती चमकती दुनिया में आज एक बदलाव का जादू सिखा रही है और इसी फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है दीपा मलिक जी का। दीपा जी, आपसे जानना चाहेंगे, पैरा ओलंपिक में आपने सिल्वर मेडल जीता, कई सारी उपलब्धियां आपके नाम हैं, ये बदलाव कैसे आया? बदलाव आई थिंक मेरे अंदर तो क्या आया, समाज के बदलाव के चक्कर में मैं इस जर्नी पे चल पड़ी। क्योंकि मैंने जीवन चल के भी देखा था और फिर 30 वर्ष की आयु में ट्यूमर आने की वजह से मुझे व्हीलचेयर पे बैठना पड़ा। मेरी सर्जरीज हुई। उसके बाद लोगों को ये लगने लगा कि छाती का निचला हिस्सा इसका अपंग हो चुका है, इसका ब्लैडर और बाउल जा चुका है, अब ये महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती, अब ये महिला अच्छी माँ नहीं बन सकती, अब ये महिला शायद कभी एक अच्छी बीवी बनकर घर नहीं संभाल सकती। तो मेरी छोटी छोटी कार्य पे, मेरे वजूद पे, मेरे जीवन पे काफ़ी सवाल उठ रहे थे। और सवाल क्या थे, वो तो समाज की एक धारणा है जो कि एक कॉमन धारणा है। एक तो महिला के प्रति हो जाती है कि महिला इतनी सशक्त नहीं है, महिला, और एक बीमार महिला या व्हीलचेयर पे बैठी महिला तो बिल्कुल। ये दोनों ही आपके लिए काफी चुनौतियां थी। Yes. इससे कैसे सामना किया? सामना ये किया कि बस अपने आप को ये कहा कि दुनिया मुझे उस नज़र से देखेगी जिस नज़र से मैं अपने आप को देखूंगी, और मैं अपने आप को कभी अपंग ना महसूस करूंगी, ना किसी को अपनी काबिलियत पे शक होने दूंगी। और एक मिशन बना लिया एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी का। और उस मिशन पे मुझे जो समझ आया, ऐसा नहीं था कि मेरा कोई जर्नी का कोई एक रूट था या मैंने कुछ अपने लिए डिज़ाइन किया था। जो मौका, जो नॉलेज, जो चीज़ मुझे जहाँ मिलती चली गई, मैं उसे अपनाती चली गई। जैसे पहले तो मैंने ये सोचा कि अगर लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मेरी वजह से खर्चा बढ़ जाएगा परिवार का, तो सबसे पहले मैंने रेस्टोरेंट खोल लिया। और उस रेस्टोरेंट से कई जवाब आगे आए, जैसे कि मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ, हालांकि मैं चल नहीं सकती। मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, क्योंकि अगर मैं एक होटल चलाकर 400 लोगों को खाना खिला सकती हूँ तो मैं अपने बच्चों को भी खिला सकती हूँ। और दूसरी चीज़, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी कैसे। तो मेरा जो ये रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट था, इसके थ्रू मैंने अंडर प्रिविलेज लड़कों को लिया जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे। तो उनको मैंने जॉब भी दिया और काम भी दिया, और उनको मैंने नौकरी भी दी, पढ़ने का अवसर भी दिया। तो कहीं ना कहीं वो रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट कई सवालों का जवाब उतर कर आया। तो कुछ सवाल तो हो गए, लेकिन अभी भी फिजिकल फिटनेस का जवाब, क्योंकि लोग अक्सर यही समझते थे कि कुर्सी पे बैठी महिला तो आजीवन बीमार कही जाएगी, तो वो बीमार शब्द को मुझे हटाना था। तो फिर मैंने कुछ क्रेजी चीज़ें करनी शुरू करी। मुझे बाइकिंग का शौक रहा था, मुझे कार चलाने का शौक रहा था, मुझे तैरना आता था, और इस अपंग शरीर से भी मुझे तैरना आता था। तो उन सारे जो मेरी शौक थे उनको मैंने मेहनत करके, उन पे निपुणता हासिल करके, और उनको एक लिम्का रिकॉर्ड्स की सीरीज में मैंने कन्वर्ट किया। कभी ऐसा हुआ इस सफर के दौरान कि आपको लगा हो कि शायद अब मैं आगे नहीं चल पाऊंगी, या फिर किसी ने आपको पीछे धकेलने की कोशिश की? देखिए, पीछे धकेलने का तो ऐसा है कि सबसे पहली चीज़ की व्हीलचेयर लेकर अगर आप अपने घर के बाहर भी निकलो तो पहली चीज़ आपको धकेलती है कि कहीं पे रैंप नहीं मिलते, कहीं पे सुविधाएं नहीं मिलती। और मुझे तो 18 साल हो गए इस कुर्सी पे बैठे हुए, तो और 18 साल पहले चले जाएं तो इतनी ज़्यादा सुगम्य भारत या एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की तो बात ही नहीं हो रही थी। और व्हीलचेयर, बाथरूम्स ना मिलना, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैवल में तो मुझे डे टू डे में आ रही थी। और फिर इसको बैटल करते हुए आप जगह जगह दफ्तरों के धक्के खाएं, आप स्पॉन्सरशिप के लिए किसी को राजी करें, आप लोगों को यूं कन्विंस करें कि मैं मोटरसाइकिल चलाना चाहती हूँ, तो लोग कई बार तो मजाक भी बना लेते थे कि इसका दिमाग फिर गया है, कि इस शरीर से क्या तो ये मोटरसाइकिल चलाएगी। तो वो जो जो डाउट्स थे, फिर उनको हटाने के लिए मैंने एक एक करके, और फिर इतना आसान नहीं था कि जब मैं हिमालय पे गाड़ी चलाना चाहती थी या मैं किसी रैली का हिस्सा बनना चाहती थी, तो
लाइसेंस, रैली लाइसेंस मिलने का प्रावधान नहीं था, इंश्योरेंस मिलने का प्रावधान नहीं था, परमिशंस मिलने का प्रावधान नहीं था। तो मैं तो कह रही हूँ हर कदम पे चैलेंज ये था। सारे चेंजेस आपने लाए हैं। कुछ ऐसी महिलाएं होती है जो दिव्यांग रहती है लेकिन परिवार का साथ नहीं मिलता, आपके साथ आपका पूरा परिवार साथ रहा। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और शायद मैं अपने जीवन से पूरे समाज में अपने परिवार को एक उदाहरण रखते हुए, परिवार कह लीजिए, मित्रगण कह लीजिए, जो लोग साथ जुड़े हैं उन्हें कह लीजिए, किसी ने कभी विश्वास कम नहीं होने दिया। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम अपंग हो तो तुम ये नहीं कर पाओगी, बल्कि मेरे साथ मिलकर वो रास्ते ढूंढते थे। नहीं भी मेरे साथ कहीं ट्रैवल कर रहे होते थे तो ये जरूर कहते थे कि आप कर सकते हो। तो आई थिंक ये एक जो भरोसा परिवार एक किसी अपंग व्यक्ति को या किसी चैलेंज्ड व्यक्ति को देता है, तो वो आधी सक्षमता तो वहीं से आ जाती है। समाज में ये धारणा रही है, पहले तो महिला को कमजोर समझा जाता है, दूसरा अगर वो शारीरिक तौर पर अक्षम हो जाए, कुछ ऐसे परिवार रहे हैं जहाँ पर कुछ ऐसी महिलाएं हैं, परिवार वाले उनका साथ नहीं देते, उनके परिवार में और जब आपका परिवार है जिन्होंने आपका साथ दिया, क्या आप डिफरेंस महसूस करती, क्या ये समाज की सोच है? डिफरेंस मैं यही महसूस करती हूँ कि मेरे परिवार ने मेरे पे कभी भरोसा नहीं छोड़ा, और मैं किसी भी शरीर में रहूं, चाहे मैं चलती रहूं, चाहे मैं व्हीलचेयर पे बैठी रहूं, उन्होंने कभी मेरे अपने सपने या जो मेरी हॉबीज थी या मेरे ड्रीम्स थे, कभी उस पे उन्होंने रोक नहीं लगाई। मुझे किसी की इजाज़त नहीं लेनी थी। और जब मैं ये मुड़ के पूछती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये सब करने क्यों दिया, तो मुड़ के एक ही जवाब आता है कि हमें पता था तुम कर लोगी। तो वो जो एक भरोसा मेरे परिवार ने दिया, तो शायद ये मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा आर्थिक सहायता नहीं ली, या जब मैंने अपनी ये जर्नी शुरू करी तो ऐसा नहीं था कि 24 घंटे मेरे परिवार के लोग मेरे साथ रहते थे। मैंने अपने आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फ्रेंड्स क्रिएट किया, अपने आप एक फौजी बीवी के दायरे से बाहर निकलकर एक सिविलियन लाइफ को मैंने अपनाया। मैं एक कमरे से में भी रहकर मैंने अपनी प्रैक्टिस करी। तो मुझे गर्व है। कई लोग ये कह देते हैं कि आप बहुत सभ्य परिवार से थे, या आप के परिवार में सब पढ़े लिखे थे, या पैसे की कमी नहीं थी तो आपने इतना कुछ कर लिया। मैं आज दावे के साथ कहती हूँ कि आज तक चाहे मैंने कार रैली करी हो, चाहे मोटरसाइकिल बनवाई हो, या मैंने अपनी स्विमिंग की ट्रेनिंग करी हो, या मैंने घर छोड़कर दिल्ली आकर अपने गेम्स की करी हो, तो मैंने सब चीज़ के लिए जो आर्थिक व्यवस्था है और जो बाकी व्यवस्था है खुद अपने बूते पे करी है। जो जिसकी मैंने बात आपसे की थी, कुछ ऐसी महिलाएं रहती हैं जो लोग घरों से बाहर नहीं निकलने देते, क्या उनकी वो सोच रहती है, क्या आप कमी देखते हैं, वो अशिक्षित होते इसीलिए या ग्रामीण इलाके से रहते? मुझे लगता है कि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या वो अशिक्षित है या वो ग्रामीण इलाके से हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत पढ़े लिखे परिवारों में भी देखा है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं मिलती। क्यों, मेरी खुद के साथ कॉन्वेंट में पढ़ी हुई सहेलियां मुझसे पूछती हैं कि ओ माय गॉड, यू आर अलाउड टू डू दिस, तुम तो कहीं भी चाबी उठा के गाड़ी लेके चल देती हो, यू आर अलाउड टू डू दिस। तो कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है कि शायद उनके घर में भी इतनी स्वतंत्रता या इतना डिसीजन मेकिंग पावर एक वुमन के हाथ में शायद नहीं दिया गया है, या और किसी भी डिसीजन मेकिंग पावर या ऐसी स्वतंत्र विचार तब नहीं दिए जाते जब उस पर भरोसा नहीं किया जाता, उसकी हिम्मत पे, उसकी काबिलियत पे, जब उसकी सोच वैसी नहीं रखी जाती। कुछ हम मान के चलते हैं कि हमारी जो परंपरा के तौर पे पुरुष प्रधान समाज हमारा रहा है, हमारे पुराने जो ट्रेडिशंस भी हैं उसमें कहीं ना कहीं उन ट्रेडिशंस को पुरुष प्रधान बना दिया गया है। हालांकि अगर हम अपनी माइथोलॉजी भी उठा के देखें तो बहुत पुराने इतिहास में देखें तो ऐसा नहीं है कि औरतें वहां नहीं थी। ऐसी कोई तस्वीर आप नहीं देखेंगे कि वो दरबार लगा है और वो साथ ना बैठी हो। लेकिन पता नहीं क्यों और कुछ एक सोच बड़ी है कि ये बुरे कर्मों का फल है, ये अभिशाप है अपंगता, शायद आपने कुछ बुरा किया है इसीलिए आपको उसकी सजा मिली है। तो जब सोच ही वहां से शुरू होगी तो फिर कैसे उस चीज को उभरने का मौका दिया जाएगा। पिछले साल को अगर हम देखें, शायद महिलाओं ने अपने आप को हर तरीके से प्रूव कर दिया कि वो सबसे आगे हैं।
तो 1990 का दशक आपने देखा है, उस दशक के दौरान और अब तक कितने चेंजेस आपने देखे हैं, सरकारों की क्या भूमिका रही उसमें? मैंने बहुत चेंज देखे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मैं खुद भी माध्यम बनी हूँ इस चेंज का। पॉलिसीज़ में मैंने डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स के लिए पॉलिसीज़ में भी काम किया है। मैंने रिपोर्ट्स तैयार करी हैं। अभी भी मैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुगम्य भारत, स्वच्छ भारत, ये जितने भी इनिशिएटिव्स प्रधानमंत्री मोदी जी के स्टार्ट किए हुए हैं, जो बहुत अच्छी सोच है, उनमें मैं बिल्कुल बराबर का हिस्सा हूँ। मैं विमेन एम्पावरमेंट के बहुत सारे सेमिनार्स में बोलती भी हूँ, मैं बात रखती भी हूँ, और मैं एक अपने जीवन की प्रेरणा को लेकर दूसरों को प्रेरणा भी देती हूँ। कोशिश ये रहती है कि इन इनिशिएटिव्स को इतना आगे बढ़ाएं कि सोच बदलती जाए। सोच बदली है, सोच में बहुत बदलाव आया है। मैंने बीजिंग 2008 की भी तैयारी करी थी, मैंने लंदन 2012 की भी तैयारी करी थी, लेकिन अब 2016 में जब मैं रियो पैरालंपिक की तैयारी कर रही थी तो हम भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का हिस्सा थे। और जब मैंने खेलना शुरू किया था 36 वर्ष की आयु में, तब लोगों ने कहा कि ये कोई उम्र है खेलने की? कोई महिला 2 बच्चों की माँ बाहर जाके खेलती है क्या इस उम्र में, और वो भी ऐसे शरीर से? और अब 10 साल बाद अब आप इस चीज़ को देखें, 2016 में मेरे गांव के खाप ने बिल्कुल, जो कहते हैं ना पुरुष प्रधान खाप होते हैं, ऑर्थोडॉक्स खाप होते हैं, उन्होंने मुझे एक गदा दिया पगड़ी बांध के। तो पगड़ी भी आदमियों को पहनाई जाती है और गदा भी अपने आप में एक पुरुष प्रधान ट्रॉफी है। तो उस गदा को मुझे दिया गया कि आपको जिंदगी के अखाड़े में बल दिखाने के लिए हम ये दे रहे हैं। तो कितनी सोच बदल गई। एक महिला को गदा देना, एक अपंग महिला को गदा देना, जो बलशाली होने का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं इस सोच को सलाम होने लगा है कि इट इज ऑलवेज अबाउट माइंड ओवर बॉडी। अगर आपका मन बलशाली है तो आपको बलशाली समझा जाएगा। आप गांव से भी जुड़ी रही हैं, जी। खाप को भी आप अच्छे से जानती हैं, जी। लेकिन कई बार उनके कुछ ऐसे डिसीजंस रहते हैं जी। जो एक लड़की को लड़के के समान नहीं खड़ा रहने देते। जी। उन्हें क्या आप कैसे देखती? तो मैं तो खिलाड़ी बन के अपने गांव की संस्कारों को देखा है, और आप मानेंगे नहीं कि एक बहू होने के नाते जब मैं जा रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि मैं कौन से कपड़ों में आऊँ, आप मेरा मान सम्मान करने वाले? तो उन्होंने बोला नहीं, आप इंडिया का कोट पैंट पहन के आइए। तो एक बहू जहाँ सर ढक के जाती है, तो मैंने कहा कोट पैंट पहनूंगी तो दुपट्टा कैसे लूंगी? तो उन्होंने कहा कि आपने तो तिरंगा उड़ा दिया पूरे देश को, पूरे संसार को, तो आपको तो सर क्या ढकना है? अब हम सर मस्तक हैं आपके, नतमस्तक हैं आपके आगे। तो आप देखिए सोच कितनी बदल गई है। तो आई थिंक स्पोर्ट्स इज अ ह्यूज मीडियम ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। और आप हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे तो अगर ओलंपिक के मेडल भी आप देखेंगे तो बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, मेरा भी शॉटपुट, एक भारी गोला जिसे बोला जाता है, तो औरतों के तो मेडल भी ऐसे ही खेलों में आ रहे हैं। जी। आजकल हम एक मुद्दा देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, खासतौर पर गुरमेहर कौर का, आपने नाम सुना होगा, काफी ट्रोल कर रहा है। वो एक महिला है, शायद इस वजह से उनकी बात को इस तरह से रखा जा रहा है, क्या आप ये मानती हैं? देखिए, मैं एक फौजी परिवार से हूँ और मैं 2 बातें बहुत स्ट्रांगली यहाँ कहना चाहती हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ जिस प्रकार से उन्होंने अपने पिताजी की मृत्यु को रखा, और उन्होंने कहा कि वो केवल एक मृत्यु थी लड़ाई की वजह से। मुझे लगता है वो देश सेवा का एक प्रतीक था। वो देश के ऊपर न्यौछावर हुए थे, देश की आन बान शान को बचाते हुए। तो उन्हें हम शहीद का दर्जा देंगे। वर्ल्ड पीस को वो प्रमोट कर रही हैं, अगर वो उस तरीके से कहना चाह रही हैं तो मैं उनके साथ हूँ कि हाँ, बहुत ज़रूरत है हमें अमन और शांति बनाए रखने की। लेकिन जब जब देश की स्वतंत्रता पे, आन बान पे आँच आएगी तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे भारतवासी होते हुए। अब रही बात ट्रोलिंग की, कि उनको ट्रोल किया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है। एक महिला को धमकाना, एक महिला को रेप की धमकी देना और उसको बहुत ज़्यादा डरा देना, ये हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। स्त्री का मान सम्मान बहुत ज़रूरी है। महिला दिवस के अवसर पर आप क्या महिला को कहना चाहेंगे?
मैं महिलाओं को बार बार यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को सक्षम बनाइए, अपने अंदर आत्मविश्वास भरिए, कुछ सपने ऐसे बुनिए जो समाज के लिए भी बेहतर हों, जो आपकी ज़िंदगी को भी बेहतर करें। अपने बच्चों को शिक्षित करिए और समाज का एक बहुत बढ़िया हिस्सा बनिए जिसमें आप देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकें, और ये भरोसा जीतिए कि आप उस काम को कर सकती हैं। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आप दीपा मलिक की तरह जो हौसला और जो हिम्मत होनी चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, उसी राह पर आप चलेंगे। नमस्कार।